रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, मैं करुण आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज हम हमारी जो पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज पार्लियामेंट। और जो पार्लियामेंट आता है वो पार्ट 5 में आता है, जो कि आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक ये पार्लियामेंट आता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कितना काफी बड़ा है ये। तो इसको काफी चरणों में हम पढ़ेंगे और मैं पूरा प्रयास करूंगा जितने भी संविधान में इससे संबंधित नियम है उनको वास्तविकता से जोड़ जोड़कर आपको पढ़ाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहां पर कहा गया है कि जो पार्लियामेंट है वो एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, किसका? यूनियन गवर्नमेंट का। अब देखिए, यूनियन गवर्नमेंट बोले या केंद्र सरकार बोले एक ही बात है। तो केंद्र सरकार, अब जानते ही हैं सरकार, अगर आमतौर पर मैं सरकार की बात करूं, सरकार के 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। तो जो पार्लियामेंट है वो केंद्र सरकार का लेजिस्लेटिव का अंग है, राइट? ये बात आपने याद रखनी है। और ये जो हमारी पार्लियामेंट है इसका प्री एमिनेंट और सेंट्रल पोजीशन है। अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि मैंने बताया, अगर मैं देखूं अनुसूची 7 को, वहां पर शक्तियों का विभाजन है केंद्र और राज्यों के मध्य। तो यहां से मुझे यह पता चलता है कि भारत में 3 तरह की सरकार। अब आप कहेंगे सर तीसरी सरकार कैसे आई? मैं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को भी ले रहा हूं। हालांकि अनुसूची 7 में 2 ही सरकारों के बारे में बता रखा है, केंद्र और राज्य। परंतु 73वां और 74वां जो संशोधन हुआ था, 73rd एंड 74th इन 1992, उसके बाद से हमें तीसरी सरकार भी दिखती है, जो है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी। तो अभी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को मैं अभी संज्ञान में नहीं ले रहा हूं, मैं 2 ही सरकार को संज्ञान में ले रहा हूं। पहली है केंद्र सरकार, दूसरी है राज्य सरकार। तो यहां पर हम देखेंगे, अगर वो राज्य सरकार है उसके भी 3 अंग होंगे, और तुलना अगर राज्य सरकार से करूंगा तो राज्य सरकार में जो उसका विधायकी अंग होता है वो होता है उसकी विधानमंडल। अब देखिए, एक तरफ है संसद, एक तरफ है विधानमंडल। तो दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो वो है संसद। यही ये बात बता रखी है, यानी कि तुलना की गई है संसद एवं राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं उससे तुलना की गई है। तो बड़ा कौन है? वो है संसद। आगे बताया गया है इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। अब जैसे कि आप जानते हैं, जब संविधान लिखा जा रहा था 1946, 1946 से 1949 के मध्य, आपको पता ही है हमारा संविधान बना, जो कहा जाता है 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बनके तैयार हुआ। तो देखिए, जब संविधान बन रहा था उस समय जो मॉडर्न डेमोक्रेसी थी उसको 2 देशों ने अपना रखा था, एक था यूएसए, एक था यूके। बस दोनों में डिफरेंस ये था कि जो यूएसए है वहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अपनाया जा रहा था, और यूके में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। और भारत ने जो शासन प्रशासन का जो तंत्र सिस्टम को अपनाया वो अपनाया यूके वाला, दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो जैसा मोस्ट प्रोबेबली जो ज्यादातर हमें दिखता है जैसा यूके में, वैसा ही हमें भारत में दिखता है। तो यूके में अगर पार्लियामेंट है तो भारत में भी पार्लियामेंट है। तो यूके में जो पार्लियामेंट है, जिस जगह पे है, जिस स्थान पे है, उसको कहा जाता है वेस्टमिंस्टर। तो इसीलिए हमारा जो पार्लियामेंट है उसको एक अन्य नाम भी दिया गया है, वेस्टमिंस्टर मॉडल। ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए आगे देखते हैं। आगे हमें क्या मिलता है? यहां पिक्चर देख पा रहे होंगे आप, संविधान बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो ये जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो हमारा संविधान का जो संसद वाला भाग है ये भाग 5 में आता है, और जो अनुच्छेद हैं वो 79 से लेकर 122 तक आते हैं। और इसमें हमारी जो संसद है, हमारी जो पार्लियामेंट है, उसके बारे में सारी बातें बताई गई हैं। सारी बातें अर्थात किस तरह से इसकी संरचना है, क्या इसका ऑर्गेनाइजेशन है, क्या इसकी शक्ति है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से विधेयक पारित होते हैं, बिल पास होते हैं, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट? तो इस स्लाइड में आपको ये बता रखा है, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, आपको ये आर्टिकल्स याद रखने हैं, और जो संसद है वो कौन से पार्ट में आती है ये बात आपने याद रखनी। आइए आगे देखते हैं। अब आगे हमें मिल रहा है, अब हम सबसे पहले देखेंगे जो ये जो संगठन है, ये जो संसद है, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो हमारी संसद होती है, पार्लियामेंट होती है, उसके 3 अंग होते हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछेगा संसद क्या है, तो आप कहेंगे संसद वो है जो कानून बनाती है, बिल्कुल सही है। पर अगर संसद के अंगों की बात की जाए तो संसद 3 अंगों से मिलकर बना है,
पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। यानी कि 3 जब मिलते हैं तभी आपको पता है कि कानून बन सकता है, कोई विधेयक अधिनियम का रूप ले सकता है, कोई बिल एक्ट का रूप ले सकता है। बिकॉज मानते हैं लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर नहीं किए, तो क्या वो एक एक्ट, एक अधिनियम बन सकता है? नहीं बन सकता। इसीलिए संसद के 3 अभिन्न अंग हैं, इनसेपरेबल पार्ट हैं, वो है लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ये बात आपने याद रखनी है। अब देखिए, जब हम संविधान में देखते हैं तो संविधान में हमें राज्यसभा के लिए एक शब्द मिलता है, वो है काउंसिल ऑफ स्टेट, और लोकसभा के लिए जो शब्द मिलता है, जो लोकसभा को प्रदर्शित किया है, वो है हाउस ऑफ द पीपल। तो काउंसिल ऑफ द स्टेट फॉर द राज्यसभा, हाउस ऑफ द पीपल फॉर द लोकसभा। अब जो हम लोकसभा राज्यसभा कहते हैं, जिसका आज आप औपचारिक रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये लोकसभा और राज्यसभा को कब अपनाया? 1954 में। तो सिंस 1954 से हमने लोकसभा और राज्यसभा शब्द जो है, जो हिंदी शब्द है, इनको भी हमने ग्रहण किया हुआ है। ये बात आपने याद रखना है, वर्ष याद रखना है, 1954 से, राइट। आइए आगे देखते हैं। अब आगे हमें क्या मिलता है? जैसे ये हम जानते हैं, जो राज्यसभा होती है वो अपर हाउस होती है, या इसको सेकंड हाउस ऑफ द चैम्बर भी कहते हैं, और हाउस ऑफ द एल्डर भी होती है। हाउस ऑफ द एल्डर क्यों होता है? देखिए, राज्यसभा में जो न्यूनतम आयु है, जो मिनिमम एज है, आपको अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो वो है 30 वर्ष, 30। वैसे ही इसकी तुलना अगर मैं लोकसभा से करूं तो लोकसभा में न्यूनतम आयु है, मिनिमम एज है 25। तो इसीलिए जो राज्यसभा है उसमें उम्र के हिसाब से काफी वरिष्ठ लोग बैठते हैं, इसीलिए इसे हाउस ऑफ द एल्डर्स कहा जाता है, ठीक है। और जो हमारा लोअर हाउस है वो है आपका लोकसभा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, अपर हाउस है आपका राज्यसभा, लोअर हाउस है आपका लोकसभा। अब जो राज्यसभा है वो दर्शाता है, वो प्रदर्शित करता है राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को, स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को। वहीं पर हम देखेंगे जो लोकसभा है वो प्रदर्शित करता है पीपल ऑफ इंडिया को, जो हमारे भारत के जो लोग हैं उनको, उनका प्रतिनिधित्व करता है आपका लोकसभा। तो याद क्या रखेंगे? राज्यों और केंद्र शासित जो प्रदेश है हमारे, जो वर्तमान में 8 हैं, उनको प्रदर्शित करता है राज्यसभा, और जो भारतीय लोग हैं उनको प्रदर्शित करता है लोकसभा। तो ये बात आपने याद रखनी है। और आप देख पा रहे होंगे ये हमारी नई जो संसद है, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। आगे देखते हैं। आगे हमें दिखता है, अब यहां पर हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं उनकी आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। तो कुछ राष्ट्रपति से जुड़ी हुई बातें हम देखेंगे। अब देखिए, राष्ट्रपति के बारे में याद रखिएगा, जैसे मैंने अभी आपको बोला, ये संसद का यानी कि पार्लियामेंट का ये अभिन्न अंग है, इनसेपरेबल पार्ट है। बट साथ ही इनके पास संसद की सदस्यता, मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट नहीं होती है। हम इसे क्या समझे? इसकी हम तुलना करके समझते हैं। जैसे अगर मैं प्रधानमंत्री की तुलना करूं राष्ट्रपति से, तो मुझे ये समझ में आता है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो एक सांसद भी होते हैं, क्योंकि उनके पास संसद की सदस्यता होती है। परंतु राष्ट्रपति, हालांकि वो संसद के एक अभिन्न अंग है, परंतु वो सांसद नहीं होते हैं, क्योंकि उनको संसद की सदस्यता नहीं लेनी होती है। अब ऐसा क्यों किया गया है? इसके पीछे क्या तर्क है? इसके पीछे ये तर्क है कि जब आप किसी की सदस्यता लेते हैं, हो सकता है किसी राजनीतिक दल के द्वारा आपने सदस्यता ली है, आप जुड़े हुए हैं किसी राजनीतिक दल से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से, तो आप कानून बनने में कुछ पक्षपात कर सकते हैं, बायसनेस दिखा सकते हैं। इसीलिए किसी भी तरह का पक्षपात ना हो, अनबायसनेस हो, इसीलिए यह प्रावधान रखा गया है कि राष्ट्रपति जो हैं वो संसद के सदस्य नहीं होंगे, परंतु संसद का एक अभिन्न अंग होंगे, क्योंकि उनके हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक, अधिनियम यानी कि कोई भी बिल, एक्ट नहीं बन सकता, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं सारी की सारी बातें, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे, जैसे राष्ट्रपति के पास काफी संसद से संबंधित काफी कार्य होते हैं। जैसे ये समन करते हैं, बुलावा भेजते हैं कि भैया सत्र शुरू करते हैं, ये सबको समन भेजते हैं। प्रोरोग करते हैं, प्रोरोग मतलब होता है जो सत्र होता है उसका
जो स्थाई, अस्थाई, आई एम नॉट सेइंग, आई एम सेइंग परमानेंट, स्थाई तौर पे ये जो पूरा सत्र होता है, सेशन होता है, उसको एंड करते हैं, ठीक है। और डोंट वरी, ये हम सब पढ़ने वाले हैं। जैसे इसमें लिखा है कि ये लोकसभा को भंग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जैसे मानते हैं कोई निजी बिल, प्राइवेट बिल पास हो जाता है, तो ऑब्वियसली ये माना जाएगा कि जो सरकार है वो अब बहुमत में नहीं है। तब उस स्थिति में जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा को भंग करते हैं, राइट। और ये एड्रेस बोथ दी हाउसेस का मतलब है कि जब भी एक दो स्थितियां होती हैं। पहली, जब कोई नई लोकसभा बनती है तो उसकी प्रथम बैठक, आई रिपीट, जब भी नई लोकसभा बनेगी उसकी प्रथम बैठक, या दूसरी स्थिति जो एक पूरा वर्ष खत्म होता है और जब नए वर्ष की पहली बैठक होती है तब। तो इन दोनों ही स्थितियों में, सिचुएशन में, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो एक अपनी स्पीच देते हैं और सत्र को संबोधित करते हैं, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। और अध्यादेश जारी करते हैं। अगर जब संसद सत्र में नहीं होती है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और राष्ट्रपति जो ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जारी करते हैं वो बताया गया है आर्टिकल 1, 2, 3 में। ये बात आपने याद रखनी है। राष्ट्रपति कहां से जारी करते हैं अध्यादेश? 1, 2, 3 से। और एक और है हमारे जो है राज्यपाल यानी कि गवर्नर भी सक्षम है अध्यादेश जारी करने के लिए राज्य स्तर पे। तो उनसे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 213। तो राष्ट्रपति 123 और राज्यपाल 213। ये बात आपने याद रखनी है। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर देखिए, ये फ्लैग है, ये है आपका यूएसए का फ्लैग है और ये है आपका यूके का फ्लैग यानी कि ब्रिटेन का फ्लैग है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब हमारे जो संविधान के निर्माता जो थे वो संविधान बना रहे थे तो दो विकल्प उनके सामने थे, क्योंकि दोनों ही देशों में एक समानता है कि दोनों ही जो मॉडर्न डेमोक्रेसी होती है उसको अपना रहे थे। अब मैं मॉडर्न डेमोक्रेसी क्यों बोल रहा हूँ, डेमोक्रेसी क्यों नहीं बोल रहा हूँ? देखिए, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बहुत पुराना एक सिस्टम है, एक तंत्र है। उसमें काफी परिवर्तन किए गए आगे चल के, जिसे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल कहते हैं, जिसमें आप जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसमें प्रत्यक्ष रूप से आप शामिल नहीं होते हैं। आपके द्वारा चुने गए लोग जो कानून बनाए जाते हैं उसमें भाग लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो लोकतंत्र है, इस तरह का जो डेमोक्रेसी है, इसको मॉडर्न डेमोक्रेसी कहा जाता है। अर्थात रिप्रेजेंटेशन जो किया जाता है डेमोक्रेसी में उसको हम मॉडर्न डेमोक्रेसी कहते हैं। तो मैं उसी में आ रहा हूं कि जब संविधान बन रहा था तो दो देश हैं जिनमें समानता ये है, दोनों ही मॉडर्न डेमोक्रेसी का इस्तेमाल कर रहे थे। और मॉडर्न डेमोक्रेसी के दो वेरिएशन होते हैं, दो विकल्प होते हैं। एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहां पर हमारे जो संविधान सभा के जितने भी निर्माता थे उन्होंने यूके को प्राथमिकता दी, यानी कि हमारा जो डेमोक्रेसी है वो कौन सा है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। ये बात आपने देखनी है। तो जैसे हमारा अपर हाउस, लोअर हाउस मैंने आपको बताया था, राइट, वैसे ही अगर आप इसकी ब्रिटेन से तुलना करेंगे तो मैंने कहा भारत ने ब्रिटेन से लिया है, तो क्या कॉपी किया है? नहीं, कॉपी नहीं किया है, क्योंकि ब्रिटेन में मोनार्किज्म है और हमारे वहां हमने रिपब्लिक को अपनाया है। तो रिपब्लिक और मोनार्किज्म में क्या डिफरेंस होता है? रिपब्लिक में जो हमारा राज्य है उसका मुखिया जो होगा वो निर्वाचित होता है, इलेक्टेड होता है। तो यही तो खूबसूरती है कि आज के समय पर अगर मैं 2023 की बात करूं तो हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं वो एक ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। ये है गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक होने का फायदा। वहीं पर मोनार्किज्म क्या होता है? वहां पर एक वंशावली चलती है, मतलब राजा का बेटा राजा ही बनेगा, राइट। तो ये एक डिफरेंस हमें दिखता है। बाकी जो हमारे वहां जो अपर हाउस होता है, जो हमारा राज्यसभा होता है, जिसे हम टेक्निकली कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यों की परिषद, वो यूके में क्या कहलाता है? हाउस ऑफ द लॉर्ड। और जैसे कि हमारा हाउस ऑफ द पीपल है, जो लोअर हाउस है हमारा लोकसभा, ब्रिटेन में कहलाता है हाउस ऑफ द कॉमन। अब क्या ये सर मुझे याद करना है? बिल्कुल आपने याद करना है। ये आपसे पूछा जाता है कि यूके में अपर हाउस को क्या कहते हैं या यूके में लोअर हाउस को क्या कहते हैं, और यूएसए से भी आपसे पूछे जाते हैं, राइट। तो आपने यूके और यूएसए को याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर यूएसए के बारे में बता रखा है कि अपर हाउस लोअर हाउस को क्या कहते हैं। तो यूएसए में जैसे हमारे वहां या यूके में, हमारे वहां मतलब भारत में और यूके में पार्लियामेंट कहा जाता है, परंतु यूएसए में इसको कांग्रेस कहा जाता है। और अगर अपर हाउस की बात करें, जो हमारा राज्यसभा है, यूएसए में ये सेनेट कहलाता है। और जो हमारा लोअर हाउस है, जो लोकसभा है, वो कहलाया जाता है यूएसए में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो आपने केवल
यूके और यूएसए का याद रखना है कि अपर हाउस लोअर हाउस क्या कहलाया जाता है, राइट। ये बात आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिख रहा है कि इसमें जैसे मैंने आपको बताया था, दो विकल्प थे हमारे सामने। एक था यूएसए वाला जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, और एक है यूके वाला जो है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो इनमें अंतर बता रखा है। देखिए अंतर यह है, अंतर तो काफी है, पर एक उसमें जो सबसे मुख्य अंतर है वो है कि जो यूएसए है, यूएसए में हमें एग्जैक्ट सेपरेशन ऑफ पावर दिखता है। मतलब जैसे मैंने बताया था, राज्यों के 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। तो बिल्कुल अलग दिखता है। जैसे यूएसए में एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेटिव होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल जुड़े हुए नहीं होते। वैसे ही जो पार्लियामेंट्री होती है उसमें प्योर सेपरेशन ऑफ पावर हमें नहीं दिखता। अब एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं किसी भी मंत्री का नाम लेता हूं, जैसे मैं निर्मला सीतारमण जी, जो हमारी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। तो मंत्री होने का ही मतलब होता है आप एग्जीक्यूटिव का हिस्सा बन गए। आई रिपीट, मंत्री होने का मतलब ही होता है कि आप कार्यपालिका का हिस्सा है। और साथ में जो निर्मला सीतारमण जी हैं, वो एक सांसद भी हैं, एमपी भी हैं। तो सांसद होने का मतलब है आप लेजिस्लेटिव का अंग बन गए। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, भारत में आपको दिख रहा होगा कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो पूरी तरह से नहीं अपनाया जाता है। जैसे अगर मैं अनुच्छेद 50 की बात करूं, जब आप डीपीएसपी पढ़ते हैं, भाग 4 पढ़ते हैं, तो उसमें आपको एक अनुच्छेद 50 है, वहां पर आपको सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है कि भारत में सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, राज्यों की जिम्मेदारी है। तो वो सेपरेशन किसके बीच में है? एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। इसमें तो हमारा सेपरेशन है, अच्छी तरह है। बट आप देखेंगे अगर मैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की बात करूं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था निर्मला सीतारमण जी का, वो मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है। वहां पर आप देखेंगे वो मिनिस्टर होने के नाते एग्जीक्यूटिव का भाग है, और वो एमपी होने के नाते लेजिस्लेटिव का भाग है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है वहां पर प्योरली डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता है, और वहीं पर प्रेसिडेंशियल में देयर इज अ प्योर डिवीजन ऑफ पावर। ये इसमें समझाया गया आपको, राइट। तो आप समझ पाए होंगे, मेरा प्रयास है पूरा आपको वास्तविकता से जोड़ जोड़ के पढ़ाने का, जिससे कि आपको समझ में आए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है ये देखिए, मैं बता देता हूँ। जो प्रेसिडेंशियल होता है, जो यूएसए में अपनाया जाता है, वहां पर क्या दिखता है? सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। और इसीलिए जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो किसी भी तरह से कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं होते। कांग्रेस मतलब जो हमारी पार्लियामेंट है वहां पर कांग्रेस कहा जाता है, राइट। ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं सीधे हम अपना जो हमारे दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उनको पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में मैं राज्यसभा को कवर करता हूं, आने वाली क्लास में हम लोकसभा को कवर करेंगे, राइट। तो राज्यसभा को देखते हैं। सबसे पहले राज्यसभा का कंपोजिशन देखते हैं, मतलब इसमें क्या संख्या है। देखिए, जो राज्यसभा की जो कुल स्ट्रेंथ है, कुल मैक्सिमम सीटें इसमें कितनी है? 250। कुल सीटें कितनी है? 250, जिसमें से 238 जो है वो दी गई है राज्यों के लिए और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। कुल कितनी सीटें दी गई हैं? 238। अब जो बची हुई 12 सीटें हैं वो हमारी नॉमिनेटेड है, मनोनीत है। अब प्रश्न है, ये मनोनीत सीटें क्यों दी जाती है? देखिए, मनोनीत का मतलब होता है इसमें कोई भी चुनाव नहीं होते। आई रिपीट, इसमें कोई भी चुनाव नहीं होते। इसके पीछे जो तर्क दिया गया था ये मनोनीत रखने का, ये दिया गया था। दो तर्क थे। सबसे पहले तो निपुण निपुण जो होते हैं अपने कार्य में, यानी कि जो एमिनेंट होते हैं, जो अपने कार्य में निपुण होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनको शामिल किया जाए। क्योंकि इसमें 4 आधार दिए जाते हैं। 4 आधार को याद करने का तरीका है लास, LASS, लास। एल से लिटरेचर यानी कि साहित्य, जो साहित्य में निपुण होते हैं वो यहां पर योग्य होते हैं। आर्ट्स, कला में। साइंस, विज्ञान में। और सोशल सर्विसेज यानी कि जो सामाजिक जो कार्य किए जाते हैं लोगों के द्वारा समाज के लिए, वो लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये 4 आधार होते हैं जिसको याद करने का तरीका है लास। यहां पर इन 4 आधारों में जो भी निपुण होता है व्यक्ति, उसको बिना चुनाव के शामिल किया जाता है, एक सदस्यता दिलाई जाती है, यानी कि सांसद बनाया जाता है राज्यसभा। तो 2 कारण है इसके। पहला है कि चुनाव ना किए जाएं, क्योंकि इलेक्शन कराने में काफी खर्चे होते हैं, इलेक्शन में काफी खर्चा आता है अननेसेसरी। और दूसरा है एक्सपर्टीज, जो एक्सपर्ट लोग हैं, क्योंकि जो चुनाव जीते, अगर चुनाव कराए जाए तो ये जरूरी नहीं होता है कि जो एक्सपर्ट है वही चुनाव जीतेगा, राइट। तो ये 2 तर्क दिए गए हैं, एक कि चुनाव का खर्चा बचे इलेक्शन का खर्चा बचे, और दूसरा हमें जो एक्सपर्ट लोग हैं वो भी हमारे जो बहुत बड़ा मंदिर है, जो सबसे बड़ा मंदिर है लोकतंत्र का हमारा, जो पूरे देश के लिए कानून बनाता है, वहां पर इन लोगों का भी योगदान हो। तो ये इसके पीछे तर्क दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा 12 हमारे क्या होते हैं? मनोनीत। अब देखिए ये कुल संख्या है। अब वर्तमान में क्या होता है कि राज्यसभा में अभी भी 5 सीटें वेकेंट हैं। 5 सीटें वेकेंट हैं, यानी कि अभी तक हमने कितने भरे हैं? 245। यानी कि कोई नया राज्य गठित हो जाता है। जैसे आप जानते हैं उत्तराखंड बना उत्तर प्रदेश से,
छत्तीसगढ़ बना मध्य प्रदेश से, झारखंड बना बिहार से, इस तरह से राज्य बनते रहते हैं। वर्तमान में भी अगर कोई राज्य बनता है तो उनको भी तो सीट देनी है। इसीलिए अभी भी आप देखोगे कुल सीटें भी 245 भरी गई हैं, 5 सीटें अभी भी वेकेंट हैं, जिसमें से आप देखेंगे 225 सीटें जो है वो राज्यों जो राज्य है वो दर्शाते हैं 225 सीटें, और जो 8 सीटें हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों की है। यानी कि आज वर्तमान में हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो सभी के पास सीटें हैं राज्यसभा में, और 12 सीटें हमारी मनोनीत हैं। तो टोटल कितना हो गया 245। और आज भी याद रखिएगा 5 सीटें वेकेंट हैं, क्योंकि कुल सीटें कितनी हैं 250। और जो राज्यसभा में किस राज्य को या किस केंद्र शासित प्रदेश को यानी कि यूनियन टेरिटरीज को कितनी सीट दी गई है वो सारा दर्शाया जाता है अनुसूची 4 में, स्केड्यूल 4 में। जैसे मैंने बोला है, संविधान जब बना था 3 भागों में विभाजित था। एक, कितने अनुच्छेद हैं 395, कितने भाग थे उस समय 22, और कितनी अनुसूचियां थी उस समय 8। आज जो वर्तमान में 12 हो चुकी है। तो हम अनुसूची 4 की बात करेंगे जो समर्पित होती है राज्यसभा को। ये बात आपने याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए यहां पर क्या बताया है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखिए इसका एक उदाहरण देते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं, हिमाचल की बात करूं, हिमाचल में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो 3 हैं। अब देखिए 3 सीटें कौन निर्धारित करता है? ये जो हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है उसके आधार पे ये सीटें जो हैं वो निर्धारित की जाती है केंद्र के द्वारा। अब ठीक है, 3 सीटें हिमाचल प्रदेश को दे दी गई है। अब इन 3 सीटों में जो चुनाव में भाग लेगा, जो 3 सीटों में चुनाव होंगे, उसमें जो ये इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब कौन इसमें भाग लेगा चुनाव में? इसमें हर व्यक्ति, हिमाचल का हर व्यक्ति जो 18 वर्ष का है या उससे ज्यादा, वो भाग नहीं लेगा। जैसे हिमाचल की विधानसभा के लिए 18 या 18 से ज्यादा का जो भी व्यक्ति होगा वो भाग लेगा, परंतु इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें ऐसा होता है जो आपकी विधानसभा होती है, हिमाचल की अपनी विधानसभा है, हिमाचल की अपनी विधानसभा है, उसके जितने भी निर्वाचित मतलब इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो इस 3 सीटों के लिए चुनाव में शामिल होते हैं। वो लोग वोटिंग करते हैं, ठीक है। यानी कि पूरी जनता वोट नहीं करती है, केवल जो विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं, हिमाचल में 68 सीटें जो हैं वो विधानसभा की हैं। यानी कि विधानसभा के माफ कीजिएगा, हिमाचल के पास 68 विधायक हैं, एमएलए हैं, ये भाग लेंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है? निर्वाचित होने चाहिए। तो निर्वाचित तो आप सभी हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक 104 जो अमेंडमेंट हुआ था उससे एंग्लो इंडियन सीट्स को हटा दिया गया है, एंग्लो इंडियन सीट्स। और इसीलिए ज्यादातर क्या होता था, जितनी भी विधानसभाएं होती थी उसमें एक सीटें आरक्षित होती थी एंग्लो इंडियन के लिए, और वो नॉमिनेटेड सीट होती थी, मनोनीत होती थी, उसमें चुनाव नहीं होते थे। परंतु 104 संशोधन के द्वारा अब किसी भी राज्य के पास एंग्लो इंडियन सीट यानी कि मनोनीत सीट नहीं है, तो अब जितने भी हैं सब निर्वाचित ही हैं। तो हम कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश की जो 3 सीटें हैं राज्यसभा में, उसमें जो चुनाव में भाग लेंगे, जो वोटिंग करेगा, वो कौन करेगा? ये जो 68 लोग हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बताया जा रहा है, द इलेक्शन इज हेल्ड अकॉर्डिंग विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। देखिए ये जो तंत्र होता है, जैसे भारत में जो चुनाव कराए जाते हैं वो 2 तरीके से कराए जाते हैं। एक होता है जिसमें हम लोकसभा के चुनाव में हम क्या करते हैं, जो भी पार्टी के साइन होते हैं उसके आगे बटन दबा देते हैं, और कहीं पर नोटा का भी ऑप्शन होता है, नन ऑफ द अबव, वहां पर भी आप बटन दबा सकते हैं। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा होता है जिसमें एक पेपर होता है जिसमें जितने भी उम्मीदवार हैं जो खड़े हुए होते हैं चुनाव में, उनके नाम होते हैं, उनकी प्राथमिकता होती है 1 2 3 4 करके। तो हम अपनी अपनी प्राथमिकता देते हैं। उसी तंत्र को, जो प्राथमिकता देने वाली तंत्र है, उसको कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और यही तंत्र अपनाया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी। तो यहां से आपने क्या देखा, जो हमारे, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी यही तंत्र अपनाया जाता है। तो यहां से हमने क्या देखा कि राज्यसभा हो या राष्ट्रपति हो, दोनों के चुनाव में यह समानता है कि दोनों में तंत्र एक इस्तेमाल किया जाता है, और वो तंत्र है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आगे देखते हैं। जो सीट अलॉट की जाती है राज्यसभा में, जैसे हिमाचल के लिए मैंने 3 बोला था, वो किस, उसका आधार क्या होता है? जनसंख्या। और ये भी याद रखना है, ये जो जनसंख्या है ये 1971 की तय की गई है, 1971। ये बात आपने याद रखनी है। जो 3 सीटें मिली हैं हिमाचल को, वो 1971 के हिसाब से मिली हैं। अब आप कहेंगे सर ये 1971 में क्यों है? क्योंकि जो लेटेस्ट सेंसस है हमारे पास वो तो 200, माफ करना, 2011 का है,
लेटेस्ट सेंसस जो है हमारे पास वो कब का है, 2011 का। तो इसका जो कारण है, इसका जो रीजन है वो ये है कि इसको इसमें इसलिए रोका गया है क्योंकि अगर आप जानते हैं जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतनी ज्यादा सीट आपको मिलेगी, तो राज्य कहीं ऐसी योजनाएं ना बनाए कि वो अपने अपने क्षेत्र में ऐसी घोषणा ना कर दें कि जो जितनी जनसंख्या बढ़ाएगा उसको इतना पैसा मिलेगा या नौकरी मिलेगी, क्योंकि जनसंख्या जितनी बढ़ेगी उतना प्रतिनिधित्व बढ़ेगा राज्यसभा में। तो इसीलिए ये ऐसा ना हो, तो इसीलिए जनसंख्या को रोका गया है 1971 में। ये बात आपने याद रखनी है। अब इसी तरह से अगर ये आधार जनसंख्या है तो हमें हर राज्य का जो प्रतिनिधित्व है राज्यसभा में वो अलग अलग दिखता है। जैसे उत्तर प्रदेश का 31, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है। वैसे ही अगर त्रिपुरा को ले तो वहां पर सिर्फ 1। राइट, ये बात आपने याद रखना है, क्योंकि प्रतिनिधित्व का जो आधार है वो है जनसंख्या, और हर राज्य की जनसंख्या एक सी नहीं है। वहीं पर इसकी तुलना अगर मैं यूएसए से करूं तो यूएसए में हमें दिखता है कि वहां पर जो 50 राज्य हैं उन सभी राज्यों को, चाहे वहां जनसंख्या कितनी भी है, हर राज्य को 2 सीटें दे रखी। हर राज्य को कितनी सीटें? अपर हाउस में 2 सीटें। तो इसीलिए आप देखेंगे कि टोटल यूएसए में कितनी सीटें हैं? 100 सीटें। ये बात आपने याद रखनी है। आइए आगे देखते हैं। अब यूनियन टेरिटरी की बात करें, जैसे कि वर्तमान में आप जानते हैं हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो 8 में आप देखेंगे कि पहले तो आपने ये याद रखना है कि जो राज्यसभा में केवल दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर का ही प्रतिनिधित्व है हमारी राज्यसभा में। अब प्रश्न है कि सर जो बाकी 5 हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं उनका प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है, रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है? क्योंकि उतनी जनसंख्या ही नहीं है। क्योंकि हमें कम से कम 60 लाख, 60 लाख, कितनी? 60 लाख जनसंख्या चाहिए होती है। अब जिस राज्य की जनसंख्या 60 लाख से नीचे है तो वो 60 लाख से नीचे होगी तो उसमें सीट नहीं मिलती है राज्यसभा में। इसी कारण से आप देखेंगे जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जो वर्तमान में 8 हैं, आज 3 ही के पास आपकी सीटें हैं राज्यसभा में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, क्योंकि आप लोग भाग नहीं लेते हैं। जो मैंने हिमाचल का उदाहरण दिया था, हिमाचल के केवल जो विधायक होते हैं, जो 68 विधायक हैं, वो ही भाग लेते हैं। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, राइट। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जो मनोनीत की बात हमने करी थी कि 12 सदस्य जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं। 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड। और नॉमिनेटेड क्यों लिए जाते हैं उसके पीछे जो तर्क है मैं आपको बता चुका हूं। 2 तर्क होते हैं कि चुनाव का खर्चा बचे, और जो एमिनेंट होते हैं, जो अपने काम में निपुण होते हैं, जिनको काफी तजुर्बा होता है, उनको जो लॉ मेकिंग प्रोसेस होती है उसमें शामिल किया जाए। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे। अब आपने क्या करना है कि जब जिस वर्ष आप पेपर देने जाते हैं, क्योंकि ये हटते रहते हैं, नए बनते रहते हैं, तो आपने बस ये जिस वर्ष आप पेपर देने जा रहे हैं तो आपने 12 के 12 जो है जो सदस्य हैं उनको एक बार देख लेना है, और ये भी देख लेना है वो किस क्षेत्र से आए हैं, किस फील्ड से आए हैं। क्योंकि आपको मैंने एक फॉर्मूला दे रखा है लास्ट, या वो लिटरेचर से आए होंगे, या वो आर्ट से आए होंगे, या वो साइंस यानी कि विज्ञान से आए होंगे, या वो सोशल सर्विस से आए होंगे। तो आपने जिस वर्ष आप पेपर देने जाते हैं उस वर्ष के हिसाब से आपने देख लेना है कि 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं राज्यसभा में वो कौन कौन है, राइट। तो इस तरह से आपने देखना है। और याद रखेंगे अगर इसकी तुलना हम अमेरिका से करेंगे, अमेरिका का जो अपर हाउस है वहां पर कोई भी मनोनीत सदस्य नहीं होता। अमेरिका में अभी हमने देखा था हर जो वहां 50 स्टेट हैं वहां पर हर स्टेट को 2 सदस्य दिए गए हैं, और 2 के 2 क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं हर राज्य से। अर्थात 100 के 100 जो उनके सदस्य हैं अपर हाउस में उनके, वो निर्वाचित होते हैं, जो कि भारत में ऐसा नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपने अच्छी तरह देखनी है, एग्जाम में बहुत काम आती हैं, राइट। आइए अब देखिए, जो भी यहीं से मैं ये एंड करने जा रहा हूँ स्लाइड, क्योंकि फिर हम लोकसभा देखेंगे। और देखिए ऐसा होता है, संसद जो है वो काफी बड़ा है। जैसे कि मैंने आपको बताया आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 तक हमने पढ़ना है। फ्रॉम आर्टिकल 79 टिल 122 तक हमने पढ़ना है। तो इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा है। तो आज हमने देखा, थोड़ा इंट्रो हमने समझे, हमने देखा कि संसद क्या होती है। जैसे राष्ट्रपति के बारे में हमने देखा, वो एक अभिन्न अंग है, परंतु वो संसद के सदस्य नहीं होते। ये हमने देखा राज्यसभा के बारे में पूरा समझा हमने कि राज्यसभा में कैसे जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और जो मनोनीत सदस्य हैं उनका प्रतिनिधित्व होता है। और किस तरह से हमने देखा जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, केवल जो 3 हैं उन्हीं का प्रतिनिधित्व हमें मिलता है कहाँ? राज्यसभा में। ये बात आपने याद रखनी है। तो मैं करूं यहीं से इस सेशन एंड करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।